नमस्कार और स्वागत है। आज बात करने वाले हैं एक नए डिजिटल ब्यूटी ब्रांड रावल केयर के आईपीओ की। ठीक है, तो इसे हम कैसे समझेंगे? हम इसे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, बिल्कुल एक निवेशक की तरह। पहले आईपीओ की सारी डिटेल्स, फिर कंपनी के बिजनेस पर नजर डालेंगे, उसके बाद देखेंगे नंबर्स क्या कहते हैं, फिर आईपीओ डील, फ्यूचर प्लान्स और आखिर में क्या इसमें निवेश करना सही रहेगा या नहीं। उम्मीद है कि इसके फायदे और नुकसान दोनों की एक साफ तस्वीर सामने आ जाएगी। चलिए सबसे पहले इस आईपीओ की जो बेसिक डिटेल्स हैं उन्हें फटाफट देख लेते हैं। तो ये एक एसएमई आईपीओ है, मतलब ये छोटे और मझोले उद्यमों के लिए है। ये बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होगा। अब प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस बैंड है 123 से 130 रुपए प्रति शेयर और कंपनी इस आईपीओ से करीब 24.10 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। अब देखिए, क्योंकि ये एक एसएमई आईपीओ है तो इसमें एक एक शेयर नहीं खरीद सकते, आपको पूरा लॉट लेना होगा। और यहाँ एक लॉट में है 2000 शेयर। तो अगर हम 130 रुपए के अपर प्राइस बैंड से हिसाब लगाएं तो कम से कम निवेश हो जाएगा 2,60,000 रुपए का। ठीक है, ये तो हुई आईपीओ की बात। अब जरा कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझते हैं। आखिर ये कंपनी करती क्या है और पैसे कैसे कमाती है। रावल केयर ब्यूटी और पर्सनल केयर स्पेस में है, जो आजकल काफी तेजी से बढ़ रहा है। इनका मॉडल है D2C यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर। इसका सीधा सा मतलब है कि ये अपने प्रोडक्ट्स जैसे कि हेयर केयर, स्किन केयर सीधे ऑनलाइन कस्टमर्स को बेचते हैं बिना किसी बिचौलिए के। तो ये बेचते कहाँ हैं? एक तो इनकी अपनी वेबसाइट है, साथ ही Amazon, फ्लिपकार्ट, मंत्रा जैसे बड़े ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पर भी इनके प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। और सिर्फ भारत में ही नहीं, ब्लिंकिट जैसे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। और तो और यूएई, यूएसए, कनाडा जैसे देशों में भी इन्होंने अपनी पहुंच बना ली है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, जो इनके ऑपरेशनल मॉडल का एक बड़ा रिस्क भी है। वो ये कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स खुद नहीं बनाती। जी हाँ, 100% मैन्युफैक्चरिंग एक ही थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर से आउटसोर्स की हुई है। चलिए, अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, नंबर्स। किसी भी निवेशक के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ को देखें तो एक दिलचस्प कहानी दिखती है। फाइनेंशियल ईयर 23 से 24 के बीच कंपनी ने ज़बरदस्त छलांग लगाई। रेवेन्यू 3.49 करोड़ से बढ़कर सीधा 22.28 करोड़ हो गया। लेकिन उसके बाद यानी FY25 में ग्रोथ की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई है और रेवेन्यू 25.60 करोड़ पर पहुंचा। हाँ, रेवेन्यू ग्रोथ भले थोड़ी धीमी हुई हो, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में कंपनी काफी मजबूत दिख रही है। इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन यानी PAT मार्जिन करीब 21% है, जो कि बहुत ही प्रभावशाली है। और ये एफिशिएंसी यही नहीं रुकती। इनका रिटर्न ऑन नेटवर्थ यानी RONW 50% से भी ज्यादा है। सीधे शब्दों में कहें तो कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करके प्रॉफिट बना रही है। अब आते हैं वैल्यूएशन पर। फाइनेंशियल ईयर 25 की कमाई के हिसाब से इस आईपीओ का प्राइस टू अर्निंग्स यानी PE रेशियो करीब 17 के आसपास आता है। तो ये 17 का PE क्या बताता है? कुछ एनालिस्ट्स का मानना है कि हाल के फाइनेंशियल डेटा को देखते हुए ये इशू फुली प्राइस्ड है। मतलब शायद लिस्टिंग के दिन एकदम से बड़े मुनाफे की उम्मीद करना थोड़ा मुश्किल हो। ठीक है, नंबर्स तो देख लिए, अब थोड़ा आईपीओ डील और मार्केट के सेंटिमेंट को समझते हैं। और ये भी कि कंपनी को कंट्रोल कौन करता है। अक्सर आईपीओ के आने से पहले एक टर्म सुनने में आता है, ग्रे मार्केट प्रीमियम या GMP। तो पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है। देखिए, GMP एक तरह का अनऑफिशियल इंडिकेटर है। इससे पता चलता है कि लिस्टिंग से पहले ही अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में इस आईपीओ के शेयरों के लिए लोग कितना प्रीमियम देने को तैयार हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, एक तरह का डिस्क्लेमर समझ लीजिए। GMP पूरी तरह से सेंटिमेंट पर आधारित और अनऑफिशियल होता है। ये मिनटों में बदल सकता है, इसलिए कभी भी सिर्फ GMP को देखकर निवेश का फैसला नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। अब बात करते हैं ओनरशिप की। फिलहाल प्रमोटर्स यानी कंपनी के संस्थापकों के पास लगभग 99.96% हिस्सेदारी है। आईपीओ के बाद जाहिर है यह हिस्सेदारी थोड़ी कम होगी, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी स्टेक उन्हीं के पास रहेगा। मतलब कंपनी का कंट्रोल पूरी तरह से उन्हीं के हाथों में होगा। तो आगे का क्या प्लान है? कंपनी कहाँ जा रही है? अब हम कंपनी के फ्यूचर प्लान्स और उनके सामने जो बड़े रिस्क्स हैं, उन दोनों पहलुओं पर गौर करेंगे। आईपीओ से जो पैसा आएगा,
कंपनी उसका इस्तेमाल कहाँ करेगी? इसमें दो बड़ी चीजें हैं। पहला, लगभग 48% पैसा ब्रांड बिल्डिंग और मार्केटिंग पर खर्च होगा, और दूसरा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, करीब 32% पैसा एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाने में लगाया जाएगा। और यहीं पर आकर पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। एक तरफ है स्ट्रेटेजिक फायदा, खुद की फैक्ट्री होगी तो दूसरों पर निर्भरता खत्म होगी, मार्जिन सुधरेंगे। लेकिन दूसरी तरफ है बड़े जोखिम। आज के तारीख में कंपनी पूरी तरह से एक ही मैन्युफैक्चरर पर निर्भर है। नई फैक्ट्री बनाने में देरी हो सकती है, खर्चा बढ़ सकता है, और मार्केट में कंपटीशन तो है ही। तो हमने कंपनी का बिजनेस समझ लिया, नंबर्स देख लिए और आगे का प्लान भी जान लिया। अब समय है इन सभी बातों को जोड़कर एक फाइनल नजरिया बनाने का। तो आखिर में कहानी क्या है? एक तरफ तो अप्लाई करने के लिए मजबूत तर्क हैं, एक स्ट्रॉन्ग डिजिटल मॉडल है, कंपनी मुनाफे में है और खुद की फैक्ट्री बनाने का एक साफ विजन है। वहीं दूसरी तरफ थोड़ी सावधानी बरतने की भी वजह है। वैल्यूएशन फुल्ली प्राइस लगता है, आज की तारीख में ऑपरेशनल रिस्क बहुत ज्यादा है और भविष्य की योजनाओं को जमीन पर उतारना एक बड़ी चुनौती होगी। तो आखिर में फैसला इसी एक सवाल पर आकर टिकता है, इस ब्यूटी ब्रांड के लिए क्या भविष्य में ग्रोथ की संभावना आज के जोखिमों पर भारी पड़ती है? ये फैसला हर निवेशक को अपनी समझ और रिस्क लेने की क्षमता के आधार पर खुद करना होगा। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।